हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वाली वीडियो में ओम का नियम पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत प्रतिरोध और उन पर जो है किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। चलो देखिएगा बच्चों। वैद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओम के नियम के अनुसार V = I × R होता है, जहाँ पर V क्या है, विभव है, I क्या है, धारा, R है प्रतिरोध। तो यहाँ से यदि मैं R का मान निकालूँ तो R की वैल्यू आएगी V/I। तो यहाँ से वैद्युत प्रतिरोध की परिभाषा निकल के आती है, किसी भी चालक तार सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और इसे कैपिटल R से डिनोट करेंगे। यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है, V से वोल्ट अपान करंट का मात्रक होता है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर। इसका एक दूसरा भी यूनिट होता है ओम। एक बार पुनः देख लीजिए कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुपात को ही वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध जो होता है R, यह चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है कि तार कितना लंबा है। उसी के अनुसार अगर किसी तार की लंबाई को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर प्रतिरोध भी आपका बढ़ जाएगा। या तार की लंबाई को घटाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान जो है घट जाएगा। दूसरा होता है जो वैद्युत प्रतिरोध है, वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार का क्षेत्रफल घटा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, यदि क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध घटेगा। तो दूसरा पॉइंट होता है कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है, जो प्रतिरोध होता है वो किसी भी तार के टेम्परेचर पर, तापमान पर निर्भर करता है। चौथा पॉइंट है, जो प्रतिरोध होता है वो किसी भी तार की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि तार किस प्रकृति का है, चांदी का है या कॉपर का है या लोहे का है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि जो तुम्हारा प्रतिरोध होता है ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है। पहला हो गया लंबाई के ऊपर, दूसरा हो गया क्षेत्रफल के ऊपर, तीसरा हो गया तार के तापमान के ऊपर, चौथा हो गया तार की प्रकृति के ऊपर। इसके बाद देखिएगा, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या मिल रहा है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो यहाँ से R दोनों सेम है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और ये एरिया अपान में है तो अपान में A हो गया। जब यहाँ से इसका सिंबल हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तुम्हारा कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू होती है रो L/A। यहाँ से रो क्या होता है, रो को हम लोग बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसी को प्रतिरोधकता भी बोलेंगे। रो =RA/L। तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध निकल के क्या आया, R × A/L, जहाँ पर R क्या होता है, प्रतिरोध, A होगा क्षेत्रफल, L होगा तार की लंबाई, तार की लंबाई। तो बात यहाँ पर यह आती है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिएगा, यदि किसी चालक तार की लंबाई को 1 मीटर मान लें
और क्षेत्रफल को भी 1 मीटर स्क्वायर मान लें, तो यहाँ से क्या आएगा, रो इक्वल टू आर। तो देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी भी चालक तार की लंबाई 1 मीटर कर देने पर और उसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर कर देने पर तार में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे रो से डिनोट करते हैं। यह सिंबल किसका होता है? रो का। इसे हम लोग रो पढ़ते हैं। बच्चों क्या डेफिनेशन होगी? किसी 1 मीटर लंबे तार का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर देने पर तार में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे रो से डिनोट करते हैं। अब बात आ रही है कि इसका मात्रक क्या होगा विशिष्ट प्रतिरोध का। देखिएगा आर है, आर को वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं और वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो यहाँ लिखेंगे ओम। इंटू में क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, ओम इंटू मीटर स्क्वायर हो गया, बटे अपान लेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या आएगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। तो बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर। फार्मूला क्या होगा? रो आर इंटू ए अपान में एल होता है। नोट करिए। चलो देखिए बच्चों आगे। प्रतिरोधों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कि प्रतिरोधों को हम लोग किस किस क्रम में जोड़ सकते हैं। तो बच्चों देखिएगा प्रतिरोधों को जोड़ने के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में इन सीरीज। दूसरा होता है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में इसका मतलब होता है इन पैरेलल, या बच्चों इसी को कहा जाता है पार्श्वी क्रम में, पार्श्व क्रम में। देखिए बच्चों तो प्रतिरोधों को हम लोग 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम में और दूसरा बच्चों है समांतर क्रम में, या इसी को हम लोग पार्श्व क्रम में भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पहली हेडिंग डालेंगे हम लोग श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। देखिएगा ये बैटरी लगी हुई है, ये की है, यह रेजिस्टेंस R1 है, रेजिस्टेंस R2, रेजिस्टेंस R3। और एक बात आपको ध्यान देनी है कि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो धारा करंट फ्लो होती है वो सभी में समान रूप से फ्लो होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा जो होती है धारा समान रूप से बहती है, लेकिन प्रतिरोधों के बीच में वोल्टेज अलग अलग होता है। जैसा कि R1 के बीच वोल्टेज क्या होगा, V1 होगा, और R2 के सिरों के बीच वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा, R3 सिरों के बीच वोल्टेज क्या होगा, V3 होगा। तो अगर यहाँ पर इसमें लिखना चाहो थ्योरी में तो क्या लिखोगे, माना कोई 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इनमें धारा I समान रूप से प्रवाहित हो रही है। R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच वोल्टेज V1, R2 सिरों के बीच प्रतिरोध वोल्टेज V2, R3 सिरों के बीच प्रतिरोधों के सिरों के बीच वोल्टेज V3 है। अतः देखिएगा इसके बाद, अतः ओम के नियम से, ओम के नियम से बच्चों ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि V बराबर I इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर ए। इसके बाद देखिएगा डेरिवेशन करेंगे यहाँ से, R1 के सिरों के बीच, R1 के सिरों के बीच
विभवांतर V1 इज इक्वल टू, विभवांतर की बच्चों वैल्यू की फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू आर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ पर करंट हमारी समान रूप से बह रही है तो यहाँ पर I ही रहेगी, और R की जगह पर क्या लिखेंगे, R1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। R2 के सिरों के बीच, R2 के सिरों के बीच विभवांतर V2 बराबर बच्चों होगा I इंटू R2, I इंटू R2। भाई यहाँ पर V2 हो जाएगा, करंट सबके लिए सेम है, और R की जगह R1 की जगह पर R2 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे R3 के सिरों के बीच विभवांतर V3 इज इक्वल टू होगा I इंटू R3। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर, तो बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ से V की बच्चों वैल्यू क्या है, I इंटू आर है, V1 की वैल्यू क्या है, I इंटू R1 है, V2 की वैल्यू क्या है, I इंटू R2 है, V3 की वैल्यू क्या है, I इंटू R3 है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग I इंटू आर बराबर, तीनों में से कॉमन मिल रहा है I, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, तो यहाँ से R इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों उतार लीजिएगा इसको।